नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं सीधा सवाल, और हमारे साथ में हैं एंकर सुशील शंकर दिग जी। बहुत बहुत स्वागत है सुशील साहब आपका। यस सर। हमारे साथ में हैं अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी स्वतंत्र पत्रकार हैं और पहली बार हमारे साथ डिबेट में आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है, फर्जी पत्रकारिता का पर्दाफाश। क्योंकि ऐसे जो विषय बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि वो प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए ताकि लोगों का पत्रकारिता पर विश्वास जीवित और जिंदा रह सके, बना रहे। हमारे साथ में नृपेंद्र जी हैं, जो उच्च अधिवक्ता है उच्च न्यायालय जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है नृपेंद्र साहब। नमस्कार सर। हमारे साथ में विनीता शर्मा जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी आपका। धन्यवाद आपका। हमारे साथ में राकेश फौजदार जी हैं, जो युवा पत्रकार हैं, और वो भी आज इस डिबेट में अपनी राय रखेंगे, अपने विचार रखेंगे कि फर्जी पत्रकारिता को लेकर के वो कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं वो। राकेश फौजदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में गोविंद विजय वर्गीय जी हैं, जो उच्च अधिवक्ता हैं, उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट हैं। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पूरे देश में ये बहुत ही गंभीर विषय है। कई बार मीडिया को भी दलाल और गोदी मीडिया बोला गया है। वो इस कारण नहीं बोला गया है कि लोगों को उनसे चिढ़ है या फिर पत्रकारों से उनको कोई तकलीफ है। जब कोई कहीं सुनवाई नहीं करता है तो लोग अंत में पत्रकारों से ही गुहार लगाते हैं, ताकि उनकी आवाज उन कानों तक पहुंच चुके जो कान अंधे हो चुके हैं, जो कान जो है बहरे हो चुके हैं और जो आंखें अंधी हो चुके हैं, वहां तक आवाज उनकी पहुंचाई जा सके और उनकी बात सुनी जा सके। जो उनकी समस्या के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो सरकार में हो या पुलिस और प्रशासन में। इसी कड़ी में फर्जी पत्रकारिता पर आज आपके साथ में सवाल जो पूछेंगे सीधा सवाल में सुशील शंकर विग जी, जो सीनियर पत्रकार हैं, जयपुर से जुड़ेंगे, और वो आज जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे सवाल भी करेंगे और पत्रकारिता पर मंथन भी करेंगे कि आखिर फर्जी पत्रकारिता से कैसे बचा जा सके और कैसे समझा जा सके, क्योंकि जब लोग गुमराह हो जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज का आप लोगों को डिबेट समझ में आ गया होगा सबको। फर्जी पत्रकारों का पर्दाफाश। फर्जी पत्रकारों का पर्दाफाश क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है कि फर्जी पत्रकार जितने भी आते हैं हमारे सामने, वो केवल एक टारगेट लेके चलते हैं, वो है धर्म विरोधी टारगेट। धर्म विरोधी इसलिए लेते हैं क्योंकि धर्म विरोधी जो आप बेचते हैं ये बहुत आसान है। किसी भी एक बाबा को टारगेट कर दो और बाबा से पैसा ऐंठ लो, ये उनका टारगेट होता है पत्रकारों का। क्योंकि सबसे टॉप टारगेट या तो पत्रकार करता है बाबा लोगों को या करता है डॉक्टर लोगों को। डॉक्टर आपका सतर्क हो गए हैं, डॉक्टर समझ चुके हैं इन पत्रकारों को किस तरह साइडलाइन करना है, वो साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन बाबा तो केवल अपनी आस्था में बिलीव करते हैं और इतने इतने अनुयायी लेके चलते हैं, वो उनको नहीं संभाल पाते। तो आज की जो हम लोग का डिबेट है वो है फर्जी पत्रकारिता पे किस तरह रोक लगाई जाए। और जो हिंदू विरोधी है, बेसिकली हिंदू विरोधी क्यों कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कई पत्रकार ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी पे एक्ट करते हैं और उनको प्रहार करते हैं और प्रहार करके उनका हिंदुत्व को दबाने की कोशिश करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं सवाल करना चाहता हूँ राकेश फौजदार जी से। आपके यहाँ एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है अमित शर्मा जी का, जो हिंदू विरोधी पत्रकार है। एक वहां पे आपका मोहन गुप्ता, जो कि भरतपुर अभी चैनल में उसने कोई चीज चला दी थी अमित गुप्ता के खिलाफ। आप बताएं सर, उसको क्या हो रहा है अभी, वहां पे क्या प्रश्न चल रहा है? राकेश जी। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। जी सर, यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने देखा है कि सर आवाज आ रही है, जो हमने यहाँ पे देखा है कि अभी तक मोहन गुप्ता के खिलाफ में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उसने हिंदू विरोधी पोस्ट अपने फेसबुक पेज पे अपलोड की है। और इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, प्रशासन से भी अवगत करके लोगों ने इस बात की जानकारी की कि सर क्या है कि इसमें आगे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई इसमें किसी भी तरह की नहीं कर पाया है।
राकेश जी, इसका मतलब ये है कि फर्जी पत्रकारों को और सेल मिल रही है वहां पे आपके भरतपुर में। जी राकेश सर, जो भी फर्जी पत्रकारिता कर रहा है उनको श्रेय मिल रही है वहां पे। हाँ, बिल्कुल आप सर, किसी ये भी श्रेय धर्म मिल रही है। पुलिस प्रशासन भी इससे अवगत है कि कौन सही है कौन गलत है। इसको जानते हुए भी पुलिस प्रशासन भी अभी तक उसी का सपोर्ट कर रहा है। जो भी उसके विधिवत कार्रवाई जो होनी थी सर, वो अभी नहीं हो पाई है। और पुलिस प्रशासन पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव बना हुआ है, और इस तरह की पत्रकारिता करना हम समाज हित में नहीं है। उन्होंने एक धर्म आप विरोधी पोस्ट जो डाली है उसके आधार पे आप देख सकते हैं। राकेश जी, आपकी एक लॉबी भी होती है पत्रकारों की, क्या उस लॉबी में आप लोगों ने शिकायत की है इस पत्रकार की? हाँ जी, जब मामला संज्ञान में आया तो हमने इसकी शिकायत अभी लिखित में तो नहीं दी है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से हमारी बात हुई है। तो अब उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ऐसा मतलब कुछ नहीं किया जिसके खिलाफ हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। केवल उसमें एक पोस्ट डाली गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके खिलाफ में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। आज मैंने सुबह सुबह देखा है भरतपुर अभी अभी पे वही पोस्ट एज इट इज लगी हुई है। उसने इस फर्जी पत्रकार ने हटाने की कोशिश भी नहीं की है उस पोस्ट को। पोस्ट अभी भी चल रही है वहां पे। जी, अब मैं एडवोकेट साहब से पूछना चाहता हूँ, एडवोकेट नपेंद्र जी से, कि सर इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है इस फर्जी पत्रकार के ऊपर जिसने बगैर ऑथेंटिकेशन के इस पोस्ट को डाला है? नपेंद्र जी। सर, जैसा कि आज की आपका डिबेट का मुद्दा है, इशू है कि हिंदू विरोधी फर्जी पत्रकार, जी ये डिबेट का जो शीर्षक है ये खुद में ही स्वयं में ही दो मुद्दे लिए हुए हैं। एक तो हिंदू विरोधी और दूसरा फर्जी पत्रकारिता। जी दरअसल देखा जाए कि धार्मिक घृणा फैलाने वाले जो भी एक्ट हैं हमारे, उनके लिए इंडियन पिनल कोड में अलग से व्यवस्था दी गई है, जिनमें कि सेक्शन 153A, 295A और सेक्शन 298A स्पेशली दिए गए हैं सर। और इनके अंतर्गत इस पत्रकार के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। जी अब देखने की बात इसमें यह है कि आज हमारे आसपास के ही लोग या हमारे ही बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू धर्म को अंडर एस्टिमेट करने में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, जी जो कि अपने आप को सेक्युलर हिंदू के नाम से जानते हैं और बताते हैं अपने आप को हिंदू सेक्युलर हैं। जबकि दूसरे धर्म को देखा जाए तो उन धर्मों में यदि कोई व्यक्ति लीग से हटके कोई काम करता है या ऐसा कोई कृत्य कर देता है तो उनके धर्मगुरु उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हमारे धर्म में भी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे बीच में से जो लोग हैं जो कि हिंदू धर्म को अंडर एस्टिमेट करने में लगे हैं, उनके खिलाफ भी प्रॉपर एक्शन लिया जाए। एक डर, एक माहौल बनना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी जो कि हिंदू धर्म में ही हमारे बीच में से ही। अब हम आते हैं फर्जी पत्रकार के ऊपर। तो यदि ये बात प्रूफ हो जाती है या हो गई है कि ये फर्जी पत्रकार है, तो अब तक हमें इसके खिलाफ 416 में FIR दर्ज करा देनी चाहिए थी, जिसकी स्पेशली ये कहती है कि जो मैं नहीं हूं उसे होने का मैं बताए जा रहा हूं। यानी कि यदि मैं वकील नहीं हूं और अपने आप को वकील होने का ढोंग करता हूं तो यह एक बहुत बड़ा अपराध है। और जो कि यदि हम इसको बार बार फर्जी पत्रकार कहकर संबोधित कर रहे हैं तो इस तथ्य की जांच सबसे पहले होनी चाहिए, क्या ये जांच हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई है तो करवाएं, और अगर हो गई है, बात प्रूफ हो गई है, तो FIR लॉन्च करवाएं 416 में, 420 में, जिससे कि हम किसी मुद्दे पर आगे तो बढ़े। मोहन गुप्ता को नहीं बोल रहे हैं हम, पूरे फर्जी पत्रकारों को बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम तो अगर फर्जी पत्रकार कोई भी है, जी बिल्कुल, अगर फर्जी पत्रकारिता की है तो उस पर कार्रवाई हो। फर्जी पत्रकार है तो सबसे पहले तो ये कि वो पत्रकार ही नहीं है, सबसे पहले तो इस पॉइंट पर आना चाहिए बात। ठीक है सर, सबसे पहले तो इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी मुद्दे बाद में देखे जाएंगे। सबसे पहले ये कि वो पत्रकार ही नहीं है और उसने कैसे पत्रकारिता के मुद्दे को अपना जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। सबसे पहले इस बात पर विचार होना चाहिए और इस पॉइंट पर ही उसके खिलाफ सबसे पहले एक्शन भी लिया जाना चाहिए। जी जी विनीता जी, आप बताएं, आपको इससे क्या लग रहा है इस संज्ञान में कि फर्जी पत्रकार अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई पोस्ट अगर उसको मिलती है,
उसका ये दायित्व नहीं बनता है पत्रकार का कि दो पक्षों का इंटरव्यू ले, दोनों को क्लियर करे, उसके बाद उसके तत्व पहुंचे, उसके बाद वो अपने फेसबुक चैनल पे चलाए या अपने किसी भी पोस्ट पे डाले। उस पोस्ट को डालने से पहले उसका दायित्व नहीं बनता है? विनीता जी नमस्कार सर, आपने जो सवाल किया है उसके लिए मैं बिल्कुल एग्री हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। एक फर्जी पत्रकार को कभी भी ये अधिकार और ये हक नहीं होता है कि वो बिना सबूत के या बिना अपनी आइडेंटिटी के किसी भी चैनल पे या किसी भी न्यूज़पेपर में उसको लगाए। और दूसरी चीज ये हो रही है कि भाई जो फर्जी पत्रकार होते हैं, अगर उनको वेरीफाई करना हो तो उनके पास एक आइडेंटिटी होना जरूरी है जी। और उस आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ही है ना सरकार को है ना उस पर काम भी करना चाहिए। और कोर्ट में जो भी चीजें हैं, जो आइडेंटिटियां बनती हैं सरकार की तरफ से, वही मान्यता होनी चाहिए उन सबकी। ऐसे तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी लगा देगा, कोई भी किसी के लिए कुछ भी छाप देगा बिना इंक्वायरी के, बिना किसी बात के, बिना किसी सबूत के। ये तो एक वो बात होगी कि भाई राजनीति चल रही है, या तो राजनीति का खेल खेल लो, या किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए ये सारे काम करते रहो। ये कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है, ये कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है किसी के साथ जो इस पे ढील दी जा रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं 2 बार भरतपुर भी आई थी उस फर्जी पत्रकार के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। मुझे भी ऐसा ही लगा कि भाई राजनीति कोई दबाव है उनके ऊपर, इसलिए ये सारी चीजें वहां पे हो रही हैं भरतपुर में। नहीं, इसका मतलब ये हुआ विनीता जी कि हमारे चौथा स्तंभ से भी ऊपर राजनीतिक हो गई क्या? चौथा स्तंभ सबसे ऊंचा है और चौथा स्तंभ का ये काम है आंखें खोल के हर चीज दिखाना। हम आंखें खोल के, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम सब कुछ देखते हैं, दिखाते वही हैं जो सच्चाई है। सत्य की जीत होती है, ये हमारा लोगो है, सत्य की जीत होती है और ATV पे सत्य की जीत होगी। कोई भी फर्जी पत्रकार जैसे मोहन गुप्ता हैं, अगर उसने कोई ऐसी चीज बिना वेरिफिकेशन के चलाई है, उसके ऊपर कई धाराएं लगती हैं। वो धाराएं हमें आप बताएंगे गोविंद जी। गोविंद जी, एडवोकेट साहब। जी सर, आप बताएं सर, उन्होंने बगैर किसी पोस्ट को वेरीफाई किए हुए अपने चैनल पे या अपने फेसबुक पोस्ट पे डाल दिया है। जी सर, गोविंद जी बताएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले तो जो आपके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्या उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में यहाँ ये पत्रकार रजिस्टर्ड है? मोहन गुप्ता जो भी है ये, यदि वो नहीं है तो उसके द्वारा, जैसा कि अभी आपकी डिबेट में आया सभी के द्वारा, कि यदि उसने कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली है और यदि वो पोस्ट मिथ्या है, तो वो मिथ्या अपने आप में ही उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 3 व्यक्ति सक्षम है। पहला आपके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरा वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसने पोस्ट लगाई है। यदि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो खुद भी एक कार्रवाई कर सकती है। 416 के अंदर IPC में अपराध और 418 में उसके खिलाफ दंड की व्यवस्था है। तो 416 में स्पष्ट लिखा गया कि यदि कोई व्यक्ति जो अपने आप कोई पत्रकार या कोई भी व्यक्ति कहता है, यदि उसको पत्रकारिता के वहां रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे उसने डिप्लोमा कर रखा हो, कोर्स कर रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता सर। जब तक संस्था में रजिस्टर्ड नहीं है कोई व्यक्ति, तब तक वह व्यक्ति अपने आप को एक पत्रकार नहीं कह सकता। अभी आपने देखा होगा सर, एक बहुचर्चित मामला रहा था। आगे गुजरात का व्यक्ति था जो जम्मू एंड कश्मीर में पकड़ा गया था। उसने अपने आप को PMO का एक अधिकारी कह के और वहां वसूली कर रहा था, वहां गवर्नमेंट सुविधाओं का उपभोग कर रहा था, जिसको अरेस्ट किया गया और उसके खिलाफ आज भी कार्रवाई, आज वो जेसी में जेल चल रहा है सर, न्यायिक अभिरक्षा में आज भी। दूसरी बात यह सर, इसके खिलाफ जिस व्यक्ति की प्रति इसने जो पंपलेट या जो भी लेटर है वो फेसबुक पे पोस्ट की है या लिखा है या प्रकाशित किया है, तो वो जो भी महात्मा है या साधु है या व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने विरुद्ध हुए मान के हानि के लिए मानहानि का दावा भी इसके खिलाफ कर सकता है। 419 के अंदर उसकी व्यवस्था है कि वो आप 499 में उसकी व्यवस्था है कि आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पत्रकार समुदाय जो है, वो पत्रकार समुदाय भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पत्रकार समुदाय की भी बदनामी है। जी हाँ। और पत्रकार समुदाय में से कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कर सकते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें जरूरी नहीं कि बेग साहब के खिलाफ बोलेगा तो ही करेंगे, या आपके अन्य और भी पत्रकार साथी आए हुए हैं जो आपके डिबेट में भी हैं, यदि इनमें से किसी के खिलाफ
ही बोले तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि वो ऐसा करता है तो कोई पत्रकार, क्योंकि सभी पत्रकारियों के प्रति ये उनके प्रोफेशन के खिलाफ है ये चीज, क्योंकि जो ईमानदारी से प्रोफेशन से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो वास्तव में जो रजिस्टर्ड पत्रकार है, जो हर तथ्य को जानकारी करने के और उसकी प्रामाणिकता करने के पश्चात जो प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब ये होता है, जो अपने व्यवस्था है लोकतंत्र की, जिसमें अपने आप को पत्रकार लोग चौथा स्तंभ कहते हैं, तो कहने मात्र से स्तंभ नहीं बन जाता सर कोई भी। उस स्तंभ की जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां निभानी होगी, और यदि आप वो कार्य करते हुए किसी प्रकार का कोई अपराध करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सर उन्होंने जो पंपलेट लिखा, अब मेरी जानकारी में नहीं उस पंपलेट में उन्होंने क्या क्या भाषा लिखी है, अगर वास्तव में कोई ऐसी भाषा लिखी है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध लिखी गई है, यदि वो व्यक्ति कोई साधु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अन्य अनुयायी हैं, और उसके प्रति लिखने से यदि समाज में कोई द्वेष फैल सकता है, जनता में आक्रोश आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी के अंदर धारा 505 में स्पष्ट व्यवस्था है कि लोक दृष्टि कारित होती है कि आप किसी के प्रति ऐसी भावना चाहे प्रकाशित करें, लिखें या बोलें, और यदि उससे जनाक्रोश हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आपके डिबेट में चल रहा था जैसा कि आपके एक मिनट के लिए आपको रोकता हूं, यहाँ पे जो जिनके खिलाफ लिखा है उन्होंने वो है अमित शर्मा भरतपुर से, उनके लाखों लाखों अनुयायी पूरे इंडिया में हैं। उन्होंने अभी वहां पे लोग 19 तारीख को गए थे जुलाई में, अभी उन्होंने सबको रोक रखा है। उनका एक इशारा ही काफी है, पूरे भरतपुर को तबाह कर देगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है। क्या है सर अनुयायी, तो वो करते क्या हैं, क्या काम करते हैं वो? अनुयायी लोगों ने रोक रखा है, गुरुजी ने रोक रखा है। सर वो प्रशासन का साथ दे रहे हैं, गुरुजी प्रशासन का क्या है सर? प्रशासन पे जू नहीं रेंग रही है। सर मेरा आपसे यह है कि वो जिनके प्रति पंपलेट छापा गया वो उस व्यक्ति स्वयं क्या करते हैं? अमित शर्मा जी दरबार लगाते हैं, पूरे इंडिया में दरबार लगाते हैं, माता रानी के भगत हैं, बगला की मैया के भगत हैं, एक पैसा लेते नहीं है, एक पैसे का चढ़ावा नहीं करता उनके दरबार में। उनका दरबार जो है स्वच्छ दरबार है। 20-20 घंटे अमित शर्मा जी तपस्या करते हैं, साधना में जाते हैं, साधना जो भी साधना से अर्जित करते हैं वो अपना सब कुछ बांट देते हैं लोगों में। उन्होंने आज तक 2016 से वो दरबार लगा रहे हैं अमित शर्मा जी, आज तक एक पैसा किसी से नहीं लिया है, न ही एक फूल लिया है। मैं तो चैलेंज करता हूं सबको कि आके हमारे चैनल पे कोई भी अमित शर्मा के बारे में ये बोले कि उन्होंने एक पैसा लिया है या एक फूल की पत्ती भी ली है, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मैं चैनल ही छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ नहीं उन्होंने किया है। आपकी बात से ये स्पष्ट है सर जी। डॉक्टर्स भी इनके खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि कैंसर के रोग सही हो रहे हैं, बीपी के लोग सही हो रहे हैं, बिना पैसे के लोग सही हो रहे हैं, रोग सही हो रहे हैं। केवल अमित शर्मा जी बोलते हैं हमें 2 चीजें आप दे दीजिए, बगलामुखी मैया की जय आप बोलिए 15 मिनट के लिए और आप बोलते रहिएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया है लोगों के सही करने में, लेकिन फिर भी ये ढूंढते रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। इन पत्रकार को, मोहन गुप्ता को, मुझे ये लगता है कि वो भी भरतपुर में है, अमित शर्मा जी भी भरतपुर में है। मुझे तो ये लगता है कि ये सोचता है कि अमित शर्मा जी का इतना बड़ा दरबार फ्री में कैसे लगता है, इनको कहीं से फंडिंग हो रही है। अरे पत्रकार साहब, फंडिंग नहीं हो रही है, आप इनको साक्ष्य इकट्ठा करें, उसके बाद आप बोलें। बोलते हुए शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। ये मैं बता रहा था आपको गोविंद जी, एक पैसा लेते हैं के बारे में। जी सर, अब मैं उसका बारे में बताता हूँ आपको। यदि वह इस प्रकार का परोपकार करते हैं जी, और बिना किसी स्वार्थ के यदि वो कार्य कर रहे हैं, यदि उनके किए गए कार्य सत्य हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य सत्य हैं, और उसके बावजूद यदि कोई उनके अपमान करने के लिए या उनकी नेगेटिविटी फैलाने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए या उनको ब्लैकमेल करके पैसा लेने के लिए यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी प्रिंट। हाँ सर बोलें, वापस बोले आप।
उसके बाद यदि कोई इस प्रकार का यदि कोई पंपलेट प्रकाशित करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय कानून में व्यवस्था है, उस कानून की व्यवस्था के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि अभी आपने बताया, मेरे पूर्व साथी अधिवक्ता ने भी बताया है, कार्रवाई कीजिए। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो ऐसी स्थिति में पुलिस के खिलाफ भी 166 की व्यवस्था है, क्योंकि पुलिस एक लोक सेवक है और लोक सेवक की ड्यूटी बनती है कि यदि उसके पास किसी प्रकार की कोई शिकायत आई है, उस शिकायत की जांच करेंगे। यदि वो उसमें किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ सेपरेट एक स्पेशल न्यायालय में पेश किया जा सकता है जी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का आप उपयोग करें। और ये जो आपकी संस्था भी है पत्रकार साथियों की, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें इसके बारे में रिटर्न में दें। मौखिक कहने से कोई नहीं सुनता सर, रिटर्न में दें। कार्रवाई नहीं होती है तो उस जो आपने रिटर्न में दिया है उसकी प्रति लेकर कोई भी पत्रकार जो रजिस्टर्ड है वो अपनी अलग से कार्रवाई कर सकते हैं, एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं, उसकी कार्रवाई होगी। जी अरुण जी, आप तो एक फ्रीलांसर पत्रकार हैं, आपके पास तो कई ऐसे केसेस भी आते होंगे, आपने देखा भी होगा। आप जयपुर में बहुत मशहूर फ्रीलांसर हैं, आप यूट्यूबर भी हैं। आप बताएं कि सर ये धर्मगुरु के विरोध जो वहां इन लोगों ने किया है, जो धर्मगुरु के लिए इन्होंने पंपलेट, मतलब जो इसको मिला, ये बोलता है मुझे मिला और मैंने डाल दिया, क्या ऐसे ही पत्रकारिता चलती है आप लोगों की? नहीं सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, इस पूरे केस में मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी शुरू से बारीक करें। सर हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आई, बोलिए। जी सर, मेरा कहना ये है कि इस पूरे केस में मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और पहले दिन से मैंने देखा है कि मनोज पत्रकार, जिसे सब फर्जी पत्रकार बोलते हैं, उसने क्या किया और अब तक क्या कार्रवाई हो गई। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें टोटल 4 ग्रुप्स हैं। पहला तो खुद गुरुजी है, दूसरा मनोज पत्रकार है, तीसरा पुलिस और प्रशासन है और चौथा है हमारे पत्रकार का पूरा समुदाय। तो जहां तक गुरुजी अमित शर्मा जी की बात है, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। पहली बार मैं उनसे 28 अप्रैल में मिला था और मैंने उनके बारे में पूरा पता लगाया है कि 2016 से पहले उन्होंने बहुत तपस्या करी है माँ बगलामुखी की और कई ऐसी सिद्धियां हासिल करी है जिससे वे लोगों के दुख और रोग दूर कर सकते हैं। 2016 से लेकर 2023 तक लगातार 7 साल से उनका दरबार चल रहा है। वहाँ पे वे बिना किसी पैसे के, बिना किसी चढ़ावे के लोगों का, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो, सर्दी, जुकाम, गांठ, गठिया या कैंसर या फिर बड़ी बड़ी टीबी या कुछ भी बीमारी हो जो डॉक्टर कई सालों से ठीक नहीं कर पा रहे, वो मात्र 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में अपने मंत्रों की शक्ति से सही कर देते हैं। बदले में वे किसी भी भक्त से ये नहीं बोलते कि आप यहाँ पे रुको, आप यहाँ पे चढ़ावा दो या फिर आप किसी भी प्रकार की हमारी सहायता करो। वे सिर्फ ये बोलते हैं कि बगलामुखी माता का नाम जप करो। तो सबसे पहली बात तो आज का जो युग है उसमें ऐसे महापुरुष का मिलना बहुत ही रेयर है। इस तरह के लोग मिलते ही नहीं है जो बिना अपने किसी स्वार्थ के पूरी जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं उनका डीडवाना में लास्ट दरबार हुआ था, डीडवाना में मैं गया था और वहाँ पे जो लोग ठीक हुए थे उनका खुद का मैंने इंटरव्यू लिया था और उनमें से कई लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये बताया कि पहले दिन अगर उनकी कोई भी बीमारी थी तो ऑलमोस्ट 90% या 100% लोगों के तो पहले दिन ही हो गई और फिर भी 1 या 2% बचे, वे अगले दिन आए और उनकी वो बीमारी अगले दिन ठीक हो गई। तो इसका मतलब इस बात में सत्य भी है कि बीमारियां लोगों की ठीक हो रही है। तो इस प्रकार के महान गुरु के बहुत सारे अनुयायी है, लाखों की संख्या में अनुयायी है और बहुत मानते हैं गुरुदेव को। यानी गुरुदेव का जो रेस्पेक्ट है समाज में बहुत ज्यादा है। अब ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में एक पत्रकार जो सिर्फ एक फेसबुक चैनल चला के अपने आप को पत्रकार कहता है, वो उल्टा सीधा पैम्पलेट छाप देता है जिसमें बहुत गलत बातें लिखी हुई है, तो जो उसको बिल्कुल सोचना चाहिए उससे पहले कि इससे गुरुजी की जो साख है, किसी भी रेपुटेड बंदे की साख है, उस पर क्या असर पड़ेगा और उनके अनुयायी जो है उनकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। एक गुरु हमारे लिए माता पिता के समान होता है। अगर हमारे माता पिता के बारे में कोई भी कुछ भी छाप देता है गलत, तो एज ए पुत्र हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे कैसा आक्रोश होगा। वही आक्रोश, वही सिमिलर आक्रोश गुरुजी के अनुयायियों का भी है। लेकिन इसमें भी गुरुजी की महानता है कि वो कानून और प्रशासन का पूरा साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह की हिंसा मत कीजिए,
और मैं यही तो कह रहा हूँ आपको अरुण जी, यही तो समझा रहा हूँ सबको कि अमित शर्मा जी की इतनी बड़ी महानता मैंने किसी भी धर्मगुरु की नहीं देखी है। एक इशारा ही उनका काफी है, एक इशारे से पूरा भरतपुर आपका तबाह हो जाएगा। लेकिन प्रशासन का साथ दे रहे हैं और अनुयायियों को बोल रहे हैं कोई भी हिंसा नहीं चाहिए, आप बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह जाए और बिल्कुल शांतिपूर्ण सब करें। इसके बाद भी पत्रकार नहीं समझ रहे हैं, इसके बाद भी वहां के पत्रकार लोग नहीं समझ। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है भरतपुर के पत्रकार क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भरतपुर में जितने भी पत्रकार हैं सब फर्जी पत्रकार कहलाएंगे क्या? सब ऐंठने के पैसे चक्कर में है क्या? सब लोग यही पत्रकारिता करते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि सारे पत्रकार इस तरह होने चाहिए। लेकिन आज तक मोहन गुप्ता के साथ सारे पत्रकार मुझे लग रहे हैं घुसे हुए हैं। अमित शर्मा की तरफ कोई भी पत्रकार नहीं आया, जबकि अमित शर्मा जी इतने बड़े महान आप कह सकते हैं कि धर्म गुरु हैं। मैं तो उनकी आस्था को ये देखते हुए दंग रह गया कि इतने बड़े अनुयायी लोग 2 लाख 2.5 लाख अनुयायी वहां पे हैं पूरे इंडिया में। एक आदमी भी ये नहीं कह रहा है कि उनका जो कंप्लेंट छापा गया है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि सब लोग अमित शर्मा जी को डायरेक्ट जानते हैं। दरबार में लाखों लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं इनके दरबार में और सब लोग ठीक होके जाते हैं। कोई एक आदमी भी तो इनके ऊपर उंगली उठा, मैं तो कहता हूँ कोई एक आदमी आए, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पास कोई भी एक आदमी आए मेरे एटीवी चैनल पे और बोले कि मैं अमित शर्मा के बारे में या खिलाफ में बोलना चाहता हूँ, उसका स्वागत है, उसका स्वागत करूंगा। वो आके बोले कि अमित शर्मा जी एक पैसा भी हमसे लिए हैं या एक फूल का दाना भी लिए हैं, हम उसको चैलेंज करते हैं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। 2-2.5 लाख लोग हैं जो हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन इस तरह की आस्था मैंने पत्रकारों में नहीं देखी है। कोई भी पत्रकार भरतपुर से आगे नहीं। एक पत्रकार आया है जो अपने जान से खेल के आया है, वो है राकेश शर्मा जो आपके सामने इस समय बैठा हुआ है। ये जी जान लगाया है, दिन रात एक करके कई न्यूज इसने चलाई हैं अपने चैनल्स पे, ये सीएन न्यूज के हैं, कई इन्होंने न्यूजें चलाई हैं और कई न्यूजों के साथ उन्होंने उनका इंटरव्यूज लिया है लोगों का। पूरा प्रशासन में जाके इन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं। यहाँ तक कि राकेश शर्मा को यह बोला गया है कि आप हमसे कुछ ले लो और ये इसको कॉम्प्रोमाइज करो। क्या पत्रकार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बैठा हुआ है क्या? नहीं सर, जब सर मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा, आपको एक बात बताऊं इसमें। हाँ बताइए। अगर टिप्पणी पुलिस प्रशासन ने की होती या किसी राजनेता के खिलाफ की होती तो अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। वो टिप्पणी एक धर्मगुरु के खिलाफ की गई है, तो इसमें पुलिस प्रशासन भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा है कि मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करे तो क्या उसके खिलाफ अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन पुलिस विभाग ने इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की है, जिससे कि यहाँ पे सभी धार्मिक जो अनुयायी हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो आप भी इस चीज को समझने की कोशिश करें। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि एक तरीके से पत्रकार का पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव है कि पुलिस जानबूझकर भी वो कार्रवाई नहीं करना चाहती और पुलिस प्रशासन पर किसी राजनीतिक दबाव है जिसके कारण इस तरह के मामलों में लापरवाही बरती जाती है। हम इस बात पे, इस मुद्दे को लेकर के कर्मचारियों के आधार पे भी हमने उनसे बात की कि सर आप एक कर्मचारी हो, आप एक अधिकारी हो, क्या आपने अभी तक कोई कार्रवाई की है? तो वो सिर्फ इस बात को ये कहते हैं ये कोई बड़ा मामला नहीं है और इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। कौन? प्रशासन, पुलिस प्रशासन कह रहा है कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा दो, किसी को बदनाम कर दो, वो बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है क्या? इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो अमित शर्मा जी इतने महान गुरु हैं, इतने महान गुरु हैं और उनकी आत्मा को इतनी ठेस पहुंची है, इतनी ठेस पहुंची है, और ये पुलिस प्रशासन कह रहा है कोई बात नहीं, अगर उसने छाप दिया और लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम है? मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एक धर्मगुरु चुप हो गए तो एक पत्रकारों का हौसला बुलंद हो जाएगा। इन पत्रकार को चलना चाहिए, प्रशासन कुचले नहीं, धर्मगुरु जी कुचले नहीं, इनके अनुयायियों को कुचलना चाहिए। अमित शर्मा जी अभी तक शांत बैठे हैं। मैं तो ये अमित शर्मा जी से भी गुहार लगाऊंगा
कि थोड़ा सा प्रशासन का और साथ दें, उसके बाद अपने आप अनुयायियों को बोल दें जो करना है करें, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आप भी जानते हैं सर, एक सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है अगर इस तरह का होता है। तो गुरुजी ये अमित शर्मा जी इस बात को इसलिए नहीं अपने अनुयायियों को आगे लाना चाहते हैं कि उनको कानून पर पूरा भरोसा है कि उन्हें कानून के तहत न्याय मिलेगा। अगर वो भी उसी की तरह व्यवहार करते हैं तो इसलिए वो गुरुजी यही कहते हैं अमित शर्मा जी कि भाई मैं अनुयायियों को एक अच्छा संदेश देना चाहता हूं और समाज के हित में कार्य कर रहा हूं, इसलिए मैं समाज के खिलाफ नहीं जाना चाहता, कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहता। तो उनका भरोसा है कानून पे, लेकिन यहाँ के कुछ जो भी पुलिस अधिकारी हैं या वो अगर कार्रवाई करें तो इस मामले को उसके खिलाफ में कार्रवाई करके उसको आप न्यायालय में पेश करके भी उसको सजा दिलवाई जा सकती है। लेकिन सर ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है। एक तरीके से मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मीडिया लॉबी है, जो पत्रकार संघ हैं, वो भी इस मामले में मैंने बात की तो अभी तक किसी भी तरह की अपनी तरफ से जो उनको कार्रवाई करनी थी वो नहीं की सर। उन्होंने भी कोई भी रिपोर्ट मैंने जब उनको भेजी शेयर की तो उन्होंने अपने चैनलों पे अपने अखबारों पे उसको स्थान भी नहीं दिया न्यूज़ को दोबारा से। बोला ये हमने एक लाइन लगा दी, उसके बाद में उन्होंने बोला कि इसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, इन्होंने एक लाइन ही तो लगाई है, बाकी पॉम्पलेट को ही प्रदर्शित किया है, इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं बनता है कि ये पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये यहाँ के खुद पत्रकार लोग भी बोलते हैं, यहाँ के पुलिस विभाग के लोग बोलते हैं। तो ये तो सर आप भी समझ रहे हैं कि एक तरीके से इन लोगों को समझाना बड़ा पेचीदा हो गया है। मेरा सवाल अब इस समय विनीता शर्मा जी से है। विनीता जी, आप ये बताएं जी सर, कि वहाँ के खिलाफ जो ये लोग जो है पत्रकार जो है वहाँ पे डाला है, मोहन गुप्ता जी ने जो प्रकरण डाला है, आप कब कब गई हैं और कब कब इसको चेस किया है और आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? सर मैं जब भी वहाँ पे गई हूँ, हाँ सर मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं वहाँ पे 2 बार गई हूँ भरतपुर, हाँ पुलिस थाने भी गई हूँ, एसपी के ऑफिस भी गई हूँ। वहाँ से की सामने आ रही है कि पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। और जो पत्रकार है मोहन गुप्ता जिसने ये पैम्पलेट डाला है और किसी और का नाम ले रहा है, वो तो खुलेआम तो ये बोल रहा है कि भाई पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मेरे हाथ पर, मेरे सर पे मंत्री का हाथ है। वो तो खुलेआम ये चीज बोल रहा है। और जब मैं पुलिस के पास गई थी, एसपी के साथ, एसपी सर के पास गई थी और आईजी सर के पास गई थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम फाइल मंगा रहे हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी। तो क्या वाकई में ये ना उसके सर पर किसी मंत्री का हाथ है जिसकी छत्र छाया में वो छिपा हुआ है और पुलिस भी उनका पूरा साथ दे रही है? वहां पे पुलिस को शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी बात हो गई है और वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस बात को हल्के में ले रही है। आज इस धर्मगुरु के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं पुलिस का साथ नहीं दूंगी, मैं उनको गलत ही मानूंगी कि कानून के चलते हर व्यक्ति को, हर पब्लिक को, हर जनता को अधिकार होता है कि पुलिस उनकी सुनवाई करे, उनका साथ दे और उनको न्याय भी दे, किसी गलत का साथ ना दे के उनको इंसाफ दिलाए। लेकिन मेरे वहां 2 बार जाने के बावजूद भी वहां की पुलिस बिल्कुल ही मतलब बेफिक्र थी, मतलब उनके चेहरे पे ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कि भी उन्होंने कुछ गलत किया है जी। बिल्कुल टेंशन फ्री थी पुलिस। नपेंद्र जी, एडवोकेट साहब जी, मेरा सीधा सवाल ये है, क्या ऐसी फर्जी पत्रकारिता बंद होनी चाहिए या पुलिस चलनी चाहिए? सर इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि ऐसी पत्रकारिता बंद नहीं होनी चाहिए, जरूर बंद होनी चाहिए। अभी राकेश जी ने कहा और ने बताया कि एक पत्रकार समूह से जब ये मिले तो उन्होंने इस शासन अगर साथ दे रही है तो इसका ये मतलब है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सर? पुलिस प्रशासन अगर साथ दे रही है तो इसका मतलब ये है कि फर्जी पत्रकारिता तो चलनी चाहिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक।
हेलो आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, मुझ तक आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, चलो आवाज आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलें। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राकेश जी ने अभी ये बताया कि जब ये पत्रकार समूह से मिले तो उन्होंने कहा कि इस पोस्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा ही कहा था ना राकेश जी? हाँ जी, हाँ यही कहा था। जी हाँ जी, यही यही कहा कहा था। था। अब देखने की बात इसमें यह है कि ये खुद कैसे लोग हैं जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को दरकिनार कर रहे हैं। मैंने पिछली डिबेट में भी ये बताया था कि उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि मान हानिकारक जितने भी लेख हैं उनको छापने से पहले उन्हें पूरी तरह से वेरीफाई करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो छापे गए उनसे भी पूछना पड़ेगा कि वास्तव में क्या ये तथ्यों पर सही उतरते हैं, नहीं, क्या तथ्य सही है नहीं। उसके बावजूद उसने वो लेख अपने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, इसको वो गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं, वास्तव में बात समझ से परे है। जी जी जी, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ विवरण दिया हुआ है और उसको आपने बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया, वायरल कर दिया। किसी व्यक्ति की छवि कितनी हद तक धूमिल हो सकती है, कितनी मानसिकता प्रभावित हो सकती है उसके इस कृत्य से, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसका मतलब पुलिस तो राजनीतिक तौर पर दबाव में है ही है, साथ ही साथ आपका पत्रकार समुदाय भी है जो कि ऊपर लेवल का जो भी है वो भी पक्का 100% दबाव में है, जो कि चाहता ही नहीं है कि इस जीती जाती मक्खी को निकले, वो चाहते ही नहीं है। बिल्कुल साफ है ये। इस खबर को जयपुर राजस्थान की ना पत्रकारिता ने ना पूरा चलाया है, इसको चैनल पे भी और न्यूज़पेपर में गुजरात ने चलाया है, एमपी ने चलाया है, यूपी ने भी चलाया है। पर भरतपुर के सिर्फ राकेश जी सामने आए, बाकी मीडिया भरतपुर की गायब है। ऐसा क्या है कि विनीता जी, मीडिया भी दबी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ विनीता जी। असल यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ पर को दरकिनार कर दिया गया। जितने स्टैंडर्ड बनाए हुए थे पत्रकारिता के लिए, एक जर्नलिस्ट को एक न्यूज छाप दिया गया, भी उसका कृत्य आपराधिक है, और यदि वो पत्रकार नहीं है तो भी उसका कृत्य आपराधिक। यहाँ पर वो व्यक्ति दोनों तरह से ही अपने आपराधिक कृत्य में फंस रहा है। पर यह बात माइन्यूटली बहुत बारीकी से अधिकारियों को समझाने की जरूरत है, जो कि जहां तक आपके प्रयासों में कमी नहीं रही है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को समझना चाहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि भरतपुर का एक ही बंदा, सिर्फ राकेश जी मीडिया में उतरे हैं, बाकी की भरतपुर की मीडिया कहाँ चली गई है? मेरे को तो इस बात का जवाब चाहिए। और पुलिस प्रशासन पूरे भरतपुर को कर क्या रही है? उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। 100% किसी ना किसी पॉलिटिक्स का उनके ऊपर प्रेशर है, उनके दबाव में वो है, जिसकी छत्र छाया में मोहन गुप्ता आज अपने आप को सेफ लेके बैठा है और खुले आम जो चाहे वो कर रहा है। इसके अलावा एक सोचने वाली बात यह भी है कि आज पुलिस डिपार्टमेंट ने व्हाट्सएप वगैरह पर ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार माना, और कई कोर्ट्स के भी जजमेंट है जिसमें कि ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार माना यदि वो किसी भी विवादास्पद खबर को वायरल करते हैं या दूसरे जो मुद्दा है, जो कि इस पत्रकार ने, जो तथाकथित पत्रकार कह रहा है अपने आप को, इसने तो बिना सोचे समझे फेसबुक पर इतनी सारी टिप्पणियां प्रसारित करी हैं जो कि बहुत बड़े स्तर पर किसी की मानसिकता को, किसी तबके को, किसी समुदाय के तबके को, पूरी मानसिकता को प्रभावित कर सकता है। जी जी अरुण जी, बिल्कुल इस सर। पत्रिका का असर, इस मोहन गुप्ता का असर, मैं वही कह रही हूँ ना, इस मोहन गुप्ता का असर जो खुद को पत्रकार बता रहा है, ये दूसरे पत्रकारों पर भी इफेक्ट कर रहा है, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनकी भी छवि खराब कर रहा है। भरतपुर का सिर्फ एक पत्रकार सामने आ रहा है, बाकी भरतपुर की सारी मीडिया गायब है। दूसरा, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है। मोहन गुप्ता को तो ऐसे उन्होंने अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है जैसे कि ये ना वो कोई महान हस्ती है या कोई बहुत बड़ा नेता है। राकेश जी, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों को भी उन्हें ले जाकर दिखाएं। हालांकि पक्का ये पूरी तरह से संभव है कि वो इस बात को नहीं मानेंगे।
अरुण जी और जी। मेरी राय मेरी एक एडवाइस भी यही है कि भाई हम सर, लोगों आ रही को है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरेंज करनी हाँ, चाहिए। सर, आ रही है राकेश जी, आपकी आप आवाज। एक चीज अरेंज करवाइए। विनीता जी, एक मिनट अरुण जी, मुझे आप मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ अरुण जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप अमित शर्मा के बारे में विस्तार से बताएं कि अमित शर्मा जी का क्या है और क्या करते हैं, विस्तार से बताएं आप। थोड़ा जी आवाज सर, तेज करो। मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे Thank you. पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मोहन गुप्ता जैसे पत्रकार पर अगर पत्रकार समूह द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इन लोगों को नहीं हटाया गया, तो कल इनकी जैसे पत्रकार और जन्म लेंगे और जी हाँ पत्रकारिता में फर्जी पत्रकारों की जो संख्या है, जो नंबर है, वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। जी तो और अगर ये इस चीज में वाकई में राजनेताओं का या फिर सफेद पोशों का हाथ है, तो इस चीज की भी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए कि किसी बड़े व्यक्ति के बारे में आपने बिना कोई भी रिसर्च किए, बिना ऑथेंटिसिटी के कुछ छाप दिया, और अभी तक आप लोग यही कहने पे उतारू हैं कि ऐसा तो कुछ गलत छापा नहीं है। आप किसी की भी मानहानि के बारे में, किसी के भी बारे में मानहानि जनक ऐसे कोई भी विचार या विवरण कैसे छाप सकते हैं? ये तो पूरी तरह से गलत है। कल हो जी सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, मुख्यमंत्री जी के बारे में भी इस तरह की चीजें छापी जाने लग जाए, क्या वो भी सही होगा? अब मैं आपके एक्चुअल सवाल पे आता हूँ, जो आपने पूछा है अमित जी गुरुदेव जी के बारे में। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक महान व्यक्तित्व के धनी है वो, और बहुत ही सिद्ध पुरुष है, और भारत में उनके जैसे सिद्ध पुरुष बहुत कम होंगे। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने वो जो जिस तरह से लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और जो करते हैं, वो उन्होंने मेरे ऊपर भी किया है, और मेरी भी बीमारी से मुझे मुक्ति मिली थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मैं उनके दरबार में काफी लोगों से मिला और उत्सुकतावश मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, और मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे कि उनको बीमारी किस प्रकार से थी, कितने समय हो गया था, कितने डॉक्टर्स के वो चले गए थे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने मुझे यही कहा कि वो बहुत ज्यादा परेशान थे और अलग अलग हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए उनके खर्च हो गए थे। उसके बाद वो थक हार कर गुरुदेव जी के दरबार के बारे में सुनकर दरबार में आए थे। उनको लगा था कि हो सकता है कुछ चढ़ावा हो, कुछ पैसा देना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन गुरुजी जो अमित शर्मा जी है, वो इतने महान है कि ये जो पूरी सर्विस है, ये पूरा जो उपकार है, ये पूरा निःशुल्क करते हैं। किसी से 1 रुपया तो छोड़िए, किसी से 1 नारियल भी नहीं लेते, आपको 1 फूल भी नहीं चढ़ाना, आपको कोई प्रसाद भी नहीं चढ़ाना। आप आइए, बस इलाज कराइए और चले जाइए। और ये बताते हुए वो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि क्या ऐसा भी सच में आज के इस कलयुग में हो सकता है? तो और अभी तक जैसा कि मैंने पता लगाया है कि लाखों की संख्या में लोग उन्होंने ठीक किए हैं, और ऐसी ऐसी बीमारी ठीक करी है जिसमें एलोपैथी में जिसका उपचार संभव ही नहीं है। तो ऐसे करते करते उनकी भक्तगणों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वो भक्तगण, उन्हीं में आज बहुत ज्यादा आक्रोश है कि इस मोहन गुप्ता पत्रकार पे बिल्कुल भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, हमारे गुरुदेव के बारे में इतना ज्यादा छापने के बाद भी। मैं इसे गुरुदेव का बड़प्पन नहीं मानूंगा कि उन्होंने अपने अनुयायियों को रोक रखा है, उनको शांति से रहने के लिए कहा है, और उन्हें प्रशासन तथा पुलिस पे भरोसा करने के लिए कहा है, ये जानते हुए कि वे बिल्कुल भी गुरुदेव का साथ इस केस में नहीं दे रहे। और इसीलिए आप देख सकते हैं भरतपुर में अभी तक किसी भी प्रकार का दंगा या हिंसा नहीं हुई है। लेकिन अगर इसी तरह से पुलिस का और प्रशासन का रवैया रहता है, तो वो दिन दूर नहीं जब भरतपुर में इस तरह की हिंसा या आक्रोश देखने को मिल सकता है। जी सर। एडवोकेट विजय वर्गीय साहब। जी सर। आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए। आपने अब पूरा अमित शर्मा के बारे में सुन लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि सर, इस पत्रकार को जो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके ऊपर कोई पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, कोई पत्रकार भी उसके साथ नहीं आया, तो ऐसे में आपकी तरफ से धाराएं कौन कौन सी लगती हैं उस पत्रकार के ऊपर जिसने एक बगैर वेरिफिकेशन से एक पोस्ट को अपने फेसबुक पे पोस्ट को वायरल कर दिया? सर पहले आपसे एक क्वेश्चन है सर मेरा, जो आपने मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज कराया इस पत्रकार मोहन गुप्ता के खिलाफ महाराज की तरफ से, वो मुकदमा दर्ज कब करवाया था आपने, कितना समय हो गया उस? सर, उसको आज की तारीख में 72 डेज हो गए, मुकदमा नहीं, FIR पे 72 डेज हो गए। और उस FIR पे स्टेटमेंट वगैरह दर्ज हो गए सर, विटनेस के, गवाहों के बयान हो गए उस पे?
अरुण जी तो अब बताएं, आप आपको पता होगा या पत्रकार साहब जो हैं इनको पता होगा। अरुण जी, क्या उस एफआईआर के ऊपर बयान वगैरह हो चुके हैं? राकेश जी कोई बोले। जानकारी है इस बारे में? जी सर, जो एफआईआर दर्ज हुई थी मोहन गुप्ता के खिलाफ, वो सिर्फ भरतपुर में ही नहीं बल्कि वो डीडवाना में, जयपुर में और भी अन्य स्थानों पर भी हुई है, और सभी स्थानों पर बयान भी हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने को आ गए। सर उसमें भी एक काम किया जा सकता है, जो लीगल प्रोसीजर है। जी विनीता जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ सर कि है ना इतने सारी है ना एफआईआर हो चुकी हैं, बयान भी हो चुके हैं, आमना सामना भी हो चुका है, लेकिन अभी तक पब्लिक के सामने, हमारे संस्था के सामने, मीडिया के सामने मोहन गुप्ता को एक बार भी लाया नहीं गया है, ना उससे पूछताछ की गई है। और पुलिस हमें बार बार एक ही बात बोल रही है कि भाई हमने पूछताछ की है। अगर की है तो पेपर वर्क कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, उसके बयान क्या है, उसने क्या बताया है, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और ना पुलिस देना चाहती है। वो भाग रही है इन सबसे पुलिस, ये मेरे सामने की बात है। मीता जी, उसके लिए पुलिस नहीं देती है तो आप आरटीआई लगाएं। आरटीआई भी एक ऐसी चीज है, लगाते ही आपको जानकारी मिलेगी। सर मैं आपके लिए उसके लीगल प्रोसीजर बताता हूं सर। आरटीआई से मतलब नहीं, आरटीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं मिलती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन है आरटीआई में कोई जानकारी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, उसके लिए लीगल प्रोसीजर है कि आप संबंधित कोर्ट में जहां एफआईआर लॉन्च हुई है उसकी जो भी कोर्ट लगती है, उस कोर्ट के आप अंडर सेक्शन 210 सीआरपीसी में एक प्रार्थना पत्र लगता है प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। हमने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई उसके हमें रिपोर्ट दी जाए। तो आप वो एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगवाइए, उस कोर्ट में उसमें आएगी। उसको आने के बाद फिर आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन और मूव कीजिए कि इसमें कोर्ट के अंदर, कोर्ट की जानकारी में रहते हुए इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि कोर्ट को ये पावर है कि वो अपने रहते हुए खुद भी उसकी जांच करवा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस वाला कार्रवाई नहीं करेगा तो अपन उसके चक्कर काटते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है सर। और आरटीआई में सूचना जो आप कहना चाह रहे हो वो सर जब मिलती है जब वो केस डिस्पोजल हो चुका होता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक उसकी जानकारी नहीं मिलती है सर। हाँ, लेकिन कोर्ट में आप जाएं और कोर्ट में आप एक 210 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र पेश होता है, वो लगवाएं, उसमें आप जानकारी मांगिए, उसमें एक एक पॉइंट की आपको जानकारी मिलेगी। और यदि वो जानकारी नहीं देते हैं तो फिर आप अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ 166 आईपीसी के तहत एक परिवाद पेश कर सकते हैं कि वह लोक सेवक होते हुए भी अपना कार्य है वो विधि के अनुसार पूर्ण नहीं कर रहा है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो कोर्ट पर संज्ञान लेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें सजा का भी प्रावधान है 2 साल तक का। तो इसलिए ये आपको लीगली करना पड़ेगा सर। केवल मीडिया ट्रायल से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। मीडिया ट्रायल के साथ साथ, क्योंकि जो मीडिया ट्रायल होनी चाहिए कहाँ पे, आपके भरतपुर में वहां हो नहीं रही, क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे राकेश जी के अलावा कोई पत्रकार साथ नहीं दे रहा है, जबकि इस चीज की जानकारी पत्रकारों को बार बार जाकर जो अनुसंधान अधिकारी है, जो वहां का थाना अधिकारी है, उससे इंटरव्यू लेना चाहिए। उसके ऊपर एसपी है, डीएसपी है, उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। सब इस तरह से एक रिपोर्ट दर्ज हुई। एक साधु व्यक्ति जो जनता की सेवा करने पे उतारू है, जनता की सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की अपमानजनक, मान हानिकारक जो टिप्पणियां की गई, उन टिप्पणियों पे जो भी पुलिस का थाना अधिकारी है वहां, जो मुझे नहीं पता कौन से थाने वो दर्ज है, ये थाना अधिकारी या तो ये अक्यूज मोहन गुप्ता से मिला हुआ है, या जैसे भी बात आपकी आई डिबेट के अंदर कि कुछ राजनीतिक अप्रोच है, कुछ एमएलए एमपी है उनका भी दबाव है, तो उस एमएलए एमपी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वो कोई बड़ी बात नहीं। एमएलए एमपी को इसी ये नहीं होता कि आम जनता को परेशान करने के लिए, वो जनता के सेवक है सर। तो मेरा मानना है कि आप ये प्रोसेस अपनाएं, आपको जरूर हर चीज की जानकारी वहां से मिलेगी, कार्रवाई भी होगी। हाँ सर, मैं क्योंकि फेयर ट्रायल के और कीटाणु का क्या, मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ गोविंद जी। मैंने ये बात रखी थी विक सर के सामने भी रखी थी मैंने, जब मैंने इनसे मीटिंग की थी जयपुर में जी। और ये चीजें कुछ चीजें प्रोसेस हैं जो कोर्ट से ही होंगे, और जिसको 100% है ना पुलिस को है ना एक्शन लेना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी एक्शन लेना ही पड़ेगा।
क्योंकि लेना जो पड़ेगा काम मैम, उनकी कोर्ट ड्यूटी है। करेगी ना वो हम आम जनता नहीं कर सकते हैं। कुछ जी। चीजें ऐसी हैं जो कोर्ट के दबाव में आके ही पुलिस को करनी ही पड़ेंगी। और ये भी जी हो हाँ, जी सकता हाँ। है कि भाई जिस पुलिस ने भाई पुलिस के अंदर जो पुलिस प्रशासन है, अगर जिन लोगों ने इसमें सपोर्ट नहीं किया है और वो हल्के में ले रहे, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जो मथुरा गेट थाने की पुलिस हो भरतपुर, चाहे एसपी हो भरतपुर के, इन सबकी नौकरी खतरे में आ सकती है अगर कोर्ट से एक सबमिट चला गया तो भरतपुर पुलिस थाने में, या एक फोन चला गया तो। बिल्कुल मैडम, इनकी कोर्ट को नौकरी पूरा खतरे में पावर है कि वो पड़ेगी। मॉनिटरी कर सकता है केस के ऊपर। जी सर, और अगर पुलिस सस्पेंड होने कार्रवाई, के चांस भी, सस्पेंड होने के चांस बिल्कुल भी है मैडम, सर इसमें। बिल्कुल है। अब कोर्ट उसे मॉनिटरी कर सकता है, डे बाय डे की जी हाँ। रिपोर्ट मांग सकता है कि आपने आज क्या किया, कल क्या करेंगे, इसकी भी आपको जानकारी देनी होगी। तो ये जी कोर्ट को सर, ये पावर है, बात आप एक मैंने- बार कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करें जी सर, तो कार्रवाई अवश्य ये होगी। मैंने बात रखी थी। हाँ, ये बात मैंने रखी भी थी, इनसे मीटिंग भी की थी मैंने कि एक बार आप सोचिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो काम कोर्ट करेगी ना, उसके बाद ही पुलिस का दबाव उनके ऊपर पड़ेगा और कोर्ट का प्रेशर आते ही पुलिस उसमें आ जाएगी, एक्शन में आ जाएगी और थोड़ा डर भी जाएगी। क्यों? उनकी नौकरी खतरे में आने की संभावना है सर, सस्पेंड होने की संभावना है उनकी। जी मैम, जो अभी पुलिस हल्के में ले रही है ना इस मैटर को, वही पुलिस है ना अपनी नौकरी बचाने के लिए उसको उठाएगी मोहन गुप्ता को और उससे पूछताछ करेगी, कड़ी पूछताछ उसकी एक करेगी। वजह और अब तक की डिबेट में जो आया मैडम विनीता जी, वो मुझे ये भी लगा कि अभी तक अपन ने जो रिटर्न वर्क है वो बहुत कम किया है, क्योंकि अपन ने आगे जाकर कोर्ट में एफआईआर लॉन्च होने के बाद शायद कोर्ट में अपन ने किसी प्रकार की आगे कार्रवाई नहीं की। जी, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं इस बात को 0 पॉइंट पे ले रही हूँ कि मेरे जाने के बाद भी 0 पॉइंट पर है ये बातें, क्योंकि जो चीजें कोर्ट से होनी है वो कोर्ट से ही होंगी और कोर्ट का प्रेशर ही आएगा पुलिस के ऊपर और पुलिस के अपनी नौकरी बचाने के लिए हर तरह से अपने हथकंडे आजमाएगी और मोहन गुप्ता को उठाएगी भी, उसको मारेगी भी और कड़ी पूछताछ भी करेगी अगर उनको अपनी नौकरी बचानी है तो। और सस्पेंड होने के चांस है इसके अंदर 110%। अब इनको एक्शन कोर्ट से ही लेना पड़ेगा और कोर्ट से ही सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सिर्फ एक लेटर देने की बात है कोर्ट में, बाकी सारा काम कोर्ट अपने आप कर देगी, समय भी नहीं लगेगा उसको करने में। गोविंद और जी, अभी तक जो हमने जो कार्रवाई की है, गोविंद जी, अभी तक जो हमने कार्रवाई की है वो जी, हमारी कहिए 0 सर। पॉइंट पर है। हाँ आ रही है सर, आपसे आवाज आ रही है। ऐसे हिंदू विरोधी पत्रकार जो हैं, अगर मान लीजिए कोई इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या इनको पुलिस कांड की तरह छोड़ देना चाहिए? सर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, कार्रवाई सब पे होगी। फर्क इतना सा है कि अपन एक कागज लगाकर अपन भूल जाते हैं, अपन उस वहां कार्रवाई से ऊपर जाना चाहिए, अपन को जाना अपन को पड़ेगा सर, क्योंकि कुछ पुलिस सारी बिकाऊ नहीं है, कुछ हद तक कहीं पर राजनीतिक दबाव होता है, कुछ बिकाऊ भी होती है, लेकिन सब नहीं होते। तो अगर कोई पुलिस कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा, अनुसंधान अधिकारी कार्य नहीं कर, तो अनुसंधान अधिकारी को चेंज करवा लीजिए। प्रार्थना एक एप्लीकेशन लगेगी, नया अधिकारी अनुसंधान अधिकारी आ जाएगा, उसमें वो जांच करेगा। फिर भी नहीं करते, आप कोर्ट में जाइए, एक 210 का प्रार्थना पत्र पेश होगा, कोर्ट उसे तलब करेगी, बुलाएगी आयोग को, बताइए आपने अब तक क्या कार्रवाई की इस पे, और नहीं कर रहे तो आप क्यों नहीं कर रहे। और आप अपने उस कोर्ट ये भी, एप्लीकेशन में ना उन पुलिस वालों के नाम भी डाल सकते हैं जिनके हाँ, पास बिल्कुल अपन गए हैं, तब जाके उनकी नहीं, नौकरी जो- खतरे में आएगी और वो एक्शन लेंगे तुरंत। गोविंद जी, मुझे तो ये लगता है कि जिसने एफआईआर की है वो है अपने विशाल जी, उनकी तरफ से ढिलाई हो रही है इस केस बिल्कुल में। सर, आप अब तक की जो आपकी डिबेट आई, उस डिबेट में यही है कि उन्होंने एफआईआर तो लॉन्च करवा दी, लेकिन एफआईआर लॉन्च कराने के बाद शायद हो सकता है उन पे भी कोई राजनीतिक दबाव हो या और कोई सामाजिक दबाव हो, तो उसकी वजह से आगे वो उसमें कार्रवाई करने में वो तत्परता नहीं दिखा रहे सर। हो सकता है विशाल जी और हो सकता है जो उनके वकील हैं, विशाल जी के वकील हैं, वो भी थोड़े ढीले लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप लोग आके यहाँ पे इतनी बातें, इतनी आईपीसी की धारा बता रहे हैं, कोई भी धाराओं पे वो लोग एक्ट ही नहीं कर रहे। नहीं, वो ना तो तो वकील- कानून में कार्रवाई तो आज क्या धारा उससे नहीं, जो आपकी एफआईआर लॉन्च हुई है वो एफआईआर किन धाराओं में लॉन्च हुई है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी सर। जी हाँ, जिन एफआईआर जिन और धाराओं में विशाल- दर्ज हुई है उसमें कार्रवाई होगी। यदि आपके मान लीजिए कोई धारा छूट रही है और यदि महाराज अरविंद जी हैं, यदि वो संत महात्मा को लगता है कि उनका मान हानि है तो अलग से परिवाद पेश करें, वो कोर्ट में परिवाद होगा, वो कोर्ट में थाने में दर्ज नहीं होता, वो न्यायालय में ही परिवाद लगता है मान हानि का, आप लगाएं।
उसकी कार्रवाई होगी। और जब राहुल गांधी जो अपने आप में एप्लीकेशन मेन है, उसी को भी किसी का अपमान करने की परमिशन नहीं है। तो जो राहुल गांधी जैसे को सजा हुई, आज भी वो केवल स्टे हुआ है, बरी नहीं हुआ उस मुकदमे से, केवल कोर्ट ने स्टे दिया है उसको, केवल स्टे दिया है कोर्ट ने, उसको बरी नहीं किया है। और उस हिदायत के साथ, हाँ, और हिदायत दी है साथ में कि आप दोबारा जब भी जनसभा करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी जाति विशेष को लेकर या व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जो उसको सामाजिक तौर से उसको अपमानित करती हो। और यही बात आपके इसमें है कि मोहन गुप्ता द्वारा जो पंपलेट प्रकाशित किया गया, उससे अरविंद जी महाराज जो हैं उनके मान हानि हुई है, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, सामाजिक प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा खराब हुई है। उनके अनुयायियों में अपने आराध्य के प्रति हीन भावना आई है, वो भी आवेश में होंगे। लेकिन महाराज की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उनको कंट्रोल कर रखा, करके भी रखना चाहिए, क्योंकि विवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान हमेशा कानूनी कार्रवाई से होना चाहिए ताकि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। जी हाँ। और एप्लीकेशन विशाल जी को देनी पड़ेगी। जिन्होंने एफआईआर लॉन्च की है वो कोर्ट में जाएंगे, एक अपना लेटर पेश करेंगे, उसमें सारे पुलिस वालों के नाम लिखेंगे जिन जिन के पास वो गए हैं। जिन्होंने कार्रवाई नहीं की है उनकी भी शिकायत वो दर्ज कर सकते हैं विशाल जी, तो एक्शन होगा। अदरवाइज फिर आप इधर उधर भटकते रहिए, उसका कोई रास्ता नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। राकेश जी, हाँ जी सर बताएं। आप भरतपुर में हैं, आप विशाल जी से मिलें और उनको आगे की कार्रवाई से अवगत करवाएं। जो भी आप यहाँ पे सुन के जा रहे हैं, वकील साहब लोगों ने हिदायत साहब, आप सब मेहमानों का जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ आज की चर्चा बढ़िया रही है, धन्यवाद, सब लोगों ने सहयोग दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद वेग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, अगली बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, तो फिर सपोर्ट चाहिए होगा। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।